सो ये एपिसोड नंबर 3 है ना। तो हर बार हम एक ही चीज रिपीट नहीं कर सकते, बट होपफुली जिन्होंने हमारे सीरीज लगातार देखे हैं उनको तो एक कनेक्शन मिल जाता है। बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं पिछले वाले को थोड़ा रिलेट करते हुए ही आगे बढ़ूं। लेकिन इस बार का कंटेंट सेपरेट है एकदम, अलग से उसको बनाया गया है। और ये बहुत एजुकेटिव कंटेंट है विच इज रिस्क रिवार्ड अंडरस्टैंडिंग। तो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे विद सम बैकग्राउंड ऑफ व्हाट वी डू एंड हाउ वी व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। प्लस हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे जाके आप कभी भी देख सकते हो। और जितने भी एपिसोड्स हम करते हैं उसको तो हम डाल देते हैं। लाइव सेशन का ये फायदा होता है कि यू कैन इंटरैक्ट। अभी जैसे सेशन खत्म होगा आप बात कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप हमसे और भी बातें समझ सकते हो। रिकॉर्डिंग थोड़ी सी एडिटेड होती है। तो अल्टीमेटली दिस इज द गुड थिंग दैट यू पीपल हैव ज्वाइंड। Keep inviting your friend references and everything. We do it alternatively every fortnight. संडे का दिन रखते हैं, 11 बजे का समय रखते हैं, सो दैट आप एकदम इजी होके रिलैक्स होके एक आध घंटा थोड़ी ये नॉलेज ले लिया करें। आपके वेल्थ के लिए अच्छी बात है। इट इज गोइंग टू ऐड सम वैल्यू टू इट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, देयर इज नो फीस फॉर इट। ये हमारी सर्विसेज का एक पार्ट है जिसमें हम सोसाइटी को इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस या इन्वेस्टमेंट एजुकेशन की सीरीज में शामिल करते हैं। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिन्हें सेबी या गवर्नमेंट, हमारी जो रेगुलेटर्स हैं, पुश करती है कि इस तरह की एजुकेटिव सेशंस करो ताकि मार्केट में अवेयरनेस बढ़े। अवेयरनेस बढ़ेगा तो प्रॉपर गुड इन्वेस्टमेंट्स होंगे और हमारा जो ये कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट है, वो डेवलप होगा। सो वी आर डूइंग दैट, प्लेइंग दैट रोल। सो उसी के तहत ये सीरीज आप तक पहुंच रही है। हम सेमिनार्स वगैरह भी किया करते हैं। कंपनी का नाम है मेरा इन्फिनिटी फिनसर्व, ताकि जो लोग नए ज्वाइन किए हों, फर्स्ट टाइमर अगर हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि दिस इज इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। वी आर एन एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया, and our key source of revenue and income is the commission. We earn commission from the manufacturers, and that's the way we survive. We run our show. And as Mohit initially put in his disclaimer, कि आप लोग अगर हमें अवॉइड करके डायरेक्टली भी किसी कंपनी के साथ डील करना चाहते हो, दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज वी आर द इंटरमीडियरी एंड डिस्ट्रीब्यूटर. सो आवर वैल्यूज लाई इन फॉलोइंग थिंग्स. Number one is the knowledge. We try to spread as many knowledge to you, and as a customer also, अभी तो हम open audience को दे रहे हैं, but as a customer also we do one-on-one knowledge sessions. We provide hand holding every time you feel like at any stage of your investment journey कि मुझे आज ये बात समझनी है, ये प्रॉब्लम है, ये बात करनी है, we provide that. Plus we manage your portfolio according to the environmental changes, economic changes, पॉलिटिकल चेंजेस, और आपको सही सक्सेस दिलाने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर ऑल द रोल्स विच वी प्ले अगेंस्ट व्हाट वी अर्न एज अ कमीशन. चलो, सो दैट इज व्हाट यू आई थिंक हैव अंडरस्टूड नाउ कि हम लोग हैं कौन, क्यों यहाँ पे हैं. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि इस तरह के सेशंस करें, आप अवेयर हो जाएं और फिर आप हमें एज ए अपना फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर चुने. So that is the ultimate objective with which we do all this. So today, as I said, the topic is going to be risk reward. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आता है इसको, और जो फाइनेंस के बच्चे होते हैं उनको तो पढ़ने में बहुत मजा आता है. इट्स वेरी बिग लार्ज टॉपिक, बट पूरी दुनिया में आप समझें तो इसके ऊपर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है यूएस में या डेवलप्ड इकोनॉमी में. रिस्क रिवार्ड प्रोपोजिशन चेक करना इन इटसेल्फ इज अ बिग जॉब. खैर, हम लोग यहाँ पे एक बड़ा लेमैन भाषा में समझने जा रहे हैं कि हमारे अपने डे टू डे निवेश में, डे टू डे इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ये कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, और इसको थोड़ा बहुत टेक्निकल अगर समझ पाएं तो अपनी लाइफ में क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट इज द होल अटेम्प्ट वी आर गोइंग टू टेक इन 20-25 मिनट्स, और फिर हम अकॉर्डिंगली आपको बाकी के क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे. So let's talk about the risk reward. So when we talk about reward, हमारे धंधे से मतलब भी रिस्क रिवार्ड हो सकता है, और जीवन में आपके अपने जनरल लाइफ में भी रिस्क रिवार्ड होता है. तो सब ये बहुत बड़ा स्लोगन है, सिंपल स्लोगन है कि भैया बिना खतरे के कुछ नहीं आता, है ना.
जिंदगी में रिस्क लोगे तभी रिवार्ड आएगा, तो एवरी रिवार्ड कंस्टिट्यूट्स सम रिस्क। सो अगर हम देखें तो फाइनेंस की दुनिया में, हमारी दुनिया जहां हमें मतलब है, वहां पे तो ये स्टोरी एकदम फिक्स है। हर कोई आपको कहता है हाई रिस्क हाई रिवार्ड, हाई रिस्क हाई रिवार्ड। यानी एफडी लगा दो, बैंक में गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो, कोई रिस्क नहीं है। और जब रिस्क नहीं है तो रिटर्न भी नहीं है, क्योंकि वो आपको क्यों देंगे रिटर्न भाई? जहां पे आपका जिंदगी में खतरा ही नहीं है, आपके पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं है, तो सामने वाला बोलेगा भैया तुम्हें जहां डुबाना है डुबाओ, मेरे पास आए हो तो मैं तो इतना ही दूंगा। सो देयर इज ऑब्वियसली a risk which is required to earn any kind of reward, and low risk में low reward तो it is very common। हम लोग ये बात समझ चुके हैं अपनी पिछले सेशन में और आगे भी कि रिस्क अगर लेना ही है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बिजनेस करना पड़ता है या बिजनेस खरीदना पड़ता है। ये लाइन मैं बार बार हर सेशन में आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि आपके मन में घुस जाए, आपके एटीट्यूड में आ जाए कि इक्विटी इन्वेस्टिंग इज जस्ट लाइक डूइंग अ बिजनेस और बाइंग अ बिजनेस। सो इसलिए इक्विटी इज नॉट कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, स्टॉक शेयर ये कोई अलग शब्द नहीं है। इन शब्द का सिर्फ एक ही मतलब है कि जिंदगी में अगर आपको किसी को उधार देना हो तो जाइए बैंक एफडी गवर्नमेंट को दे दीजिए वगैरह, तो लो रिस्क लो रिवार्ड। जिंदगी में अगर कुछ ज्यादा बनाना है, वेल्थ बनाना है और कुछ पैसा कमाना है, तो भाई साहब आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क या तो खुद के बिजनेस का करने का लीजिए या दूसरों के चलते हुए अच्छे बिजनेस में हिस्सेदारी ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड इक्विटी इन्वेस्टिंग। तो चलिए, ये तो हम लोगों को पता है। और रिस्क अपने जिंदगी में देखें तो आप धंधे में भी ऐसी रिस्क लेते हैं, करियर में रिस्क लेते हैं कि चलो ये करियर अच्छा नहीं है वो करियर ले लूं, पूरा पूरा नौकरी छोड़ के आप दूसरे नौकरी में चले जाते हो, जो अच्छा है हो सकता है कि वो नया वाला बुरा हो जाए वगैरह, तो वो रिस्क आप लेते हो। पर्सनल ग्रोथ में भी आप रिस्क लेते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि भैया कौन सा प्रोजेक्ट आज शुरू करूं, और कभी कभी आप चीजें बदल देते हो और वो पूरा पूरा लॉस भी हो सकता है। सो लाइफ में भी यही होता है। लेकिन हमारे धंधे में कुछ समझने वाली बात जो है वो आज मैं करने वाला हूं, ताकि उससे आप थोड़ा अपने आप को सही तरीके का, मैं ये सेशन कतई इस बात के लिए नहीं है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए। ये सेशन इस बात के लिए कि रिस्क जरूर लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेंगे तो रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो इसलिए सेशन का पूरा पूरा जो मोटो है, जो समरी है, वो यही आने वाला है कि रिस्क लेना चाहिए, लेकिन आपकी समझदारी जो यहाँ पे हम शेयर करने जा रहे हैं, आपको समझदार बनाना चाह रहे हैं कि रिस्क कितना लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, वो डिस्कशन होने वाला है दोस्तों। तो रिस्क मैपिंग और रिस्क अंडरस्टैंडिंग ये बहुत बड़ी टॉपिक है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पहली बार जरा समझते हैं हमारे दुनिया में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम लोग पैसे से क्या क्या रिस्क मैनेज कर सकते हैं या पैसे से क्या क्या रिस्क हमारे पास आती है, जरा समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का रिस्क है, क्योंकि डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता होता, डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, जिससे पूछेंगे जन्मदिन बताओ बता देगा, अपना मरण दिन बताओ कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आप विडंबना देखिए, आप प्रॉब्लम देखिए, दुनिया में किसी को नहीं पता कि मेरा डेट ऑफ डेथ क्या है, मगर पूछ लो कि एलआईसी की पॉलिसी है या आपके पास कोई टर्म इंश्योरेंस या कोई ऐसा कवरेज है कि आप अगर मर गए समय से पहले तो आपकी पत्नी बच्चों का क्या होगा। तो आदमी कहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में, मैंने नहीं किया है। तो सोचिए, इंसान को जो चीज नहीं पता उसका उसको डर भी नहीं है। सो दैट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। आप जिसे नहीं देख पाते हैं आप उसके बारे में नहीं डरते हैं, जो देख पाते हैं बस उसी के बारे में डरते हैं। तो ये है पहला प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। और रिस्क अगर दिख ही जाता दोस्तों, तो फिर उसको मैनेज करना तो बहुत आसान है। अगर आपको सामने दिख गया कि ये कुत्ता है तो आप दूसरी गली से निकल लो, ये गली छोड़ दो, तो बहुत इजी है। बट अगर आपको ये नहीं पता कि सामने कौन है, मैं अंधेरे गुफा से निकल रहा हूं, हो सकता है अंदर कुछ निकल आए, सो देन दैट इज कॉल्ड रिस्क, दैट इज व्हाट नीड टू बी मैनेज्ड। सो अल्टीमेटली लाइफ रिस्क का हमारे देश का तो बहुत ही बुरा हाल है, दुनिया भर का यही हाल है। ह्यूमन साइकोलॉजी एक जैसी है, 12% 15% से ज्यादा किसी देश में लोग कवर्ड नहीं होते, और हमारे यहाँ भी यही हाल है। हेल्थ का तो आप देख लीजिए, हेल्थ तो अब टीवी में ऐड आना शुरू हुआ है तो आजकल लोग थोड़ा कंसर्न हुए, बट अभी भी बड़ी ताज्जुब की बात है। आप अगर 100 आदमी से मिलने तो 10 आदमी 20 आदमी होंगे जिनका एक कोई हेल्थ कवर होगा, अच्छा सा कोई प्लान होगा।
क्यों? क्योंकि किसी को नहीं लगता कि मैं बीमार पड़ूंगा, किसी को नहीं लगता कि मेरी हाथ पांव टूट जाएगी, या किसी को नहीं लगता कि मुझे कोई बड़ी बीमारी छोटी बीमारी हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव चीजें हैं। जो चीज आपको डराती हैं उसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते, एंड दैट इज द रीजन हमारे पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का बिक्री सबसे कम होता है, और जबरदस्ती किया जाता है। मतलब अल्टीमेटली इट इज नॉट डन बाय चॉइस, बिकॉज पीपल थिंक इट इज अ वेस्ट। आप अगर आज के दिन में गार्ड रखते हो, सिक्योरिटी गार्ड अपने घर के आगे, तो क्यों रखते हो? रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कि कोई चोर ना आ जाए। आप बिल्डिंग में गार्ड रखते हो, लोग उसके लिए लाख लाख रुपए, 60-60 हजार रुपए खर्च करते हैं। अच्छी बिल्डिंग वाले तो जहां 24 घंटे गार्ड है, लाख रुपए भी खर्च कर देते हैं गार्ड के ऊपर। बट क्या वो लोग कभी इस बात का अफसोस करते हैं कि चोरी नहीं हुई यार, पैसे बर्बाद हो गए, चोरी नहीं हुई? वो ऐसा नहीं करते। रादर वो उसे अपने खर्चे में शामिल कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये एक्सपेंस नेसेसरी है। उसी तरह जीवन में फाइनेंशियल धरती पे आपको अपने टोटल कमाई में जो भी आपकी इनकम है उसके दो हिस्से करने होते हैं। अपनी कमाई में से जो बचत है, पहले तो आप सेव करते हो कमाई में से, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। उस सेविंग में आपको एक पार्ट रखना पड़ता है अपने रिस्क को कवर करने के लिए, और एक पार्ट यानी इसको कहते हैं रिस्क, और दूसरा पार्ट आपको रिटर्न्स कमाने के लिए यूज करना पड़ता है। सो दैट्स द वे यू मैनेज योर लाइफ। Now, how much to the risk and how much to the return, that is counseling, and that is general awareness also. भाई एक 60 years का आदमी है तो उसके लिए रिस्क कवर करना अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो उसने कमाना था कमा लिया। अब बच्चों अच्छे भी उसके सेटल्ड हो गए, दे आर नाउ ऑन देयर ओन। अब वो खुद कमा रहे होंगे, घर वर उसके बन चुका होगा, तो उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हो सकता है कि यंग बच्चा हो जो 25-26 साल का हो, अभी उसके पास शादी अभी अभी होनी है या हो गई, तो उसके लिए उसकी फैमिली का प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ब्रेड अर्नर है। और उसी के बेसिस पे उसके माँ बाप भी हो सकता है आश्रित हों, उसके भाई बहन आश्रित हों, और अगर उसे भगवान न करे कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा रिस्क है। बट सब उल्टा होता है। एल्डर आदमी ज्यादा इंश्योरेंस और हेल्थ कवर खरीद लेता है, यंगर आदमी को लगता है मुझे तो अभी कुछ होगा ही नहीं। चलिए, तो ये पार्ट था अबाउट इंश्योरेंस। नाउ टॉक अबाउट नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स। तो जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते हैं दोस्तों, तो हमारे जीवन में कुछ बड़े अहम रिस्क हैं। अभी मैं अब टॉपिक बिल्ड कर रहा हूं, डोंट वरी। बस 2-3 स्लाइड और मुझे मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको अभी सीधे ला रहा हूं कि हम प्रोडक्ट में कैसे इसका अप्लाई करते हैं, कैसे अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए निकालते हैं। क्योंकि मेरी टॉपिक इंश्योरेंस कतई नहीं है आज, तो इसलिए मैं इसमें तो अप्लाई नहीं करने वाला हूं अपने ये लर्निंग। मैं अप्लाई करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट एरिया में, जिसमें म्यूचुअल फंड्स शामिल है, स्टॉक्स शामिल है। तो हम लोग आज उसकी बात करेंगे। चलिए, तो फिर भी ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रिस्क क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रिस्क है कि आपने जहां इन्वेस्ट किया है वो लेके आपका पैसा भाग गई, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। आपका मनी पूरा का पूरा उड़ गया, इवोपरेटेड, एग्जॉस्टेड, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। तो जब आप उधार देते हैं ना किसी को, तो क्रेडिट रिस्क अप्लाई होता है आपके साथ। क्रेडिट रिस्क आप झेल रहे हैं अपने सर पे। जैसे आपने किसी बैंक को उधार दिया, तो आपका जो डर होगा वो सिर्फ क्रेडिट रिस्क का डर होगा कि पता नहीं लेके भाग ना जाए, बैंक बंद ना हो जाए, बैंक डूब ना जाए। तो इस तरह से क्रेडिट रिस्क मैनेज होता है। मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क वो होता है कि भाई साहब, जो मैंने पैसा लगाया है 100 रुपए, आज 90 रुपए की वैल्यू हो गई। यानी मैं कल ही फोन खरीद के लाया 1.5 लाख का, मार्केट में अमेजन पे वो फोन मिल रहा है 1,20,000 का, तो आपको बहुत दुख लगेगा। और दूसरा कोई दोस्त है आपका, वो बेच रहा है कि 1,10,000 का लेना है, ले लो, मैं दुबई से लेके आया हूँ। तो जब प्राइसेस गिर जाती हैं, जो चीज आप होल्ड करते हो और उसकी प्राइस बाजार में गिर जाती है, तो आपको बहुत बुरा लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। सो अल्टीमेटली आप हम सब क्या चाहते हैं? जो चीज हमने खरीदी है, जो फ्लैट हमने खरीदा है, जो घर हमने खरीदा है, जो दुकान मैंने खरीदी है, या जो सामान मैंने खरीदी है, ये मार्केट में तो भाई जो मिले मेरे से महंगा मिले, जितने का मैं लेके आया, तभी आपको अंदर से तसल्ली मिलती है। तो सेम गोज विथ योर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, आपने मान लो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदा, तो आप चाहोगे कि कल जब वो सुबह बाजार में बिके या दिखे, तो मेरे खरीदे हुए भाव से ज्यादा बिके, एंड देन ओनली यू गेट टू
नो कि हाँ मैंने अच्छा इन्वेस्ट किया, है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये मार्केट रिस्क बहुत लोगों को डिस्टर्ब करता है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये भी एक जबरदस्त टाइप का रिस्क है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क इस तरह का रिस्क है, जैसे कि आप एग्जांपल आज के दिन में 8% की आपने एक एफडी लगा दी, और लोग जनरली फिक्स डिपॉजिट मान लो 5 साल की करती है। आफ्टर 5 इयर्स आप जैसे इसका रिन्यूअल करने गए, ये 4% की एफडी रह गई। देश हमारा तरक्की करने लगा, इंटरेस्ट रेट नीचे गिरने लगे, और कंट्री एकदम पीक पे आ गई, हमारा जीडीपी वगैरह तेजी से बढ़ गया, और इंटरेस्ट रेट गिर गया। क्योंकि कंट्री जब भी तरक्की करेगी, जो भी तरक्कीशील कंट्री होगी, डेवलप्ड की ओर जाएगी, तो आपका इंटरेस्ट रेट डाउन होता चला जाएगा। तो चलिए 4% पे आ गया, और आपकी उसी दिन रिन्यूअल हुई, कितना बुरा लगेगा, कितना ज्यादा, कि काश मैं ये 5 की बजाय 15 साल के लिए कर लिया होता भाई साहब, वरना तो मैं बर्बाद ही हो जाता, मतलब बर्बाद हो गया मैं तो। और मैं इस 5 साल में कुछ कर भी नहीं पाया, और अब रिन्यू कर रहा हूं तो आधे दाम पे। तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मेरी स्थिति ये है कि मेरा रिन्यूअल जो है वो कम पे हो रहा है। तो दिस इज द रीजन ऑफ री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो बहुत समझदारी से आपको अपने बॉन्ड्स खरीदने होते हैं। अक्सर लोग को मैंने देखा है कि वो 15 साल 10 साल का बॉन्ड खरीदना उनको अच्छा है, बॉन्ड खरीदेंगे, आप सिक्योर हो गए इस रेट के लिए अगले 15 साल के लिए। बट एनीवे, चलिए वी विल टॉक अबाउट इट। लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क एक ऐसा रिस्क है कि कहीं मैंने जो खरीदा वो बिके ही ना। मैंने जो खरीद तो लिया, भाव भी बढ़ गया, बट जब बाजार में जा रहा हूं उसको देने, तो कोई बायर ही नहीं है। सो लिक्विडिटी रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क, आपने जो खरीदा उसमें दाम बढ़ी, मगर जितना महंगाई बढ़ा उससे तो कम ही बढ़ी, महंगाई खा गई आपको, और आपको पता भी नहीं था कि महंगाई इतना तेज भागेगी। इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपने 8% की एफडी खरीद के बहुत खुश थे, बाजार में आपके 2 साल, अभी आपकी मैच्योरिटी बची हुई है 10 साल, और बाजार में अब 12% की एफडी बाहर आ गई, तो ऑब्वियसली यू विल feel bad about it. So these are the things. Now why I am sharing these, because as a financial distributor, your consultant, your journey guide, हमें ये देखना होता है कि आपके निवेश में ये रिस्क कैसे मिटिगेट हो। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बगैर हम काम कर पाएंगे, हमें करना पड़ेगा ये रिस्क, और इन्हीं रिस्क को मैनेज करें उसके हिसाब से, जो जिसे झेल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको लिक्विडिटी हर साल चाहिए, 2 साल 3 साल 5-5 साल में उसकी कैश फ्लो बनी हुई है, और उसकी लिक्विडिटी रिस्क वाले प्रोडक्ट में मैंने लगा दिया जिसकी लिक्विडिटी रिस्क इज हाई, और वहां वो फंस गए, वो नहीं बेच पाए, या बेचे तो बहुत सस्ते पे बेचना पड़ा, तो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगी। सो वी हैव टू थिंक दैट लिक्विडिटी रिस्क मैं किस में लूं, किस में नहीं लूं। जिनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसमें तो फिर भी ले सकते हैं कि चलो 10 साल 15 साल में लिक्विडिटी रिस्क मिटिगेट हो जाएगी। उसी तरह मार्केट रिस्क, किसी आदमी को अपने 1.5 साल बाद पैसे की जरूरत है, या फिर उसको पता नहीं है कि कब जरूरत है, अनसर्टेन है वो, और वो बेचारे को मैंने लगवा दिया, उसका पैसा खूब अच्छा भाग रहा है, बट जिस दिन उसे जरूरत हुई उस दिन ये यहाँ पे स्थिति है। तो दिस इज अ बिग बिग मार्केट रिस्क। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सो जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से साफ बातें करते हो, अच्छे से बातें करते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपके पहले रिस्क को डिसाइड करता है। चलिए, कॉस्ट हर रिस्क को कवर करने का होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जीवन में लाइफ का कवर करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट होगा 1 करोड़ का से 10,000 रुपया। आपकी एज ग्रुप अगर आज 25 से 30 के बीच की है, 35 के बीच की है, तो आपका 10,000 में 1 करोड़, 15,000 में 1 करोड़ कवर हो सकता है। ठीक है। और आपकी एज ज्यादा है तो 50,000 में 1 करोड़। तो दैट डिपेंड। सो प्रीमियम होती है, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। सो दोस्तों, जीवन में आप इंश्योरेंस की तो जानते ही हैं, मार्केट में भी जैसे आपको क्रेडिट रिस्क नहीं लेना है, नहीं लेना है, मतलब कि आप नहीं चाहते कि मैं कोई खतरा लूं, तो आप क्या करोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दोगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे कम रेट देगी, क्योंकि वहां डिफॉल्ट के चांसेस नहीं है। जब कंट्री खत्म होगी तभी वो खत्म होगी। तो मान लो वो 6.25% आपको दे रही है। तो अगर आपको क्रेडिट रिस्क थोड़ा सा लेना है, तो आप बैंक में एफडी कर दोगे, वो दे देगी आपको 6.75, यानी उससे ज्यादा, या हो सकता है 7। आप जाके किसी टाटा बिरला गोदरेज XYZ कंपनी को एफडी दे दोगे कि लीजिए सर, आपको पैसा चाहिए क्या, मेरे से ले लो उधार सर, कुछ ज्यादा दे दो।
तो वो लोग आपको 8% दे देंगे, 8.5% दे देंगे। एक थर्ड क्लास कंपनी जिसका भी कोई नाम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वो भी उधार उठा रहा है, और वो अगर उसने आपसे 12% पे भी पैसा उठा सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो जो बेंचमार्क क्या बना, जीसेक, गवर्नमेंट की जो बेंचमार्क है उससे ऊपर जितना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जितना, उसी को हम कहते हैं रिस्क, उसी को कहते हैं रिस्क। चलिए, मार्केट में भी इसी तरह, जब आप बाजार में जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट से अलग जितना ज्यादा आप कमा रहे हैं वो रिस्क है। तो हम लोग आज इसी की सब बातें क्लोज करते हैं। एंड पीपल हु हैव नॉट पेड एनी रिस्क प्रीमियम, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हर आदमी रिस्क का प्रीमियम दे रहा है दोस्तों। अगर आपको ये बात समझनी है तो ऐसे समझ लें, राकेश झुनझुनवाला, बहुत सारे लोग उनका नाम जानते हैं, बहुत सारे लोग उनको एक फेमस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पोर्टफोलियो मैनेजर मानते हैं, और उनकी फैमिली के पास आज भी 25-30 हजार करोड़ का नेटवर्थ है। तो अगर आप ऐसे कंपनी के बारे में बात करते हैं या ऐसे पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया जिंदगी में, उन्होंने रिस्क प्रीमियम नहीं दिया। उन्होंने अगर रिस्क प्रीमियम दिया होता तो उनकी रिटर्न बैंक एफडी के बराबर आती, या एफडी से थोड़ा ज्यादा आ जाता। प्रीमियम देने का मतलब वो अपने अपनी कमाई में से रिस्क को मिटिगेट करने के लिए खर्च कर दिए होते, तो उनके पास कम पैसे होते। बट चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, ही टुक ऑल अलोंग फुल रिस्क, तो उनका रिस्क चल गया। इसीलिए आप लोग सब उन्हें जानते हैं। दमानी जी का रिस्क चल गया, उन्होंने पूरा दांव एक कंपनी पे लगा दिया, डीमार्ट में, वो चल गया। राकेश झुनझुनवाला ने एशियन पेंट पे पूरा दांव लगा दिया, उनका चल गया। बट जो ऐसे कई लोग हैं जिनका नहीं चला, तो उनके बारे में तो कोई बातें नहीं करता। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि आपके लिए 12% रिस्क फ्री ज्यादा जरूरी है या 40% रिस्क वाला चीज जरूरी है। ये जो तय कर पाएगा वही रिस्क का सही इवैल्यूएशन कर पाएगा। हो सकता है कि मेरी लाइफ में 12% की कंसिस्टेंट रिटर्न इज मोर इंपॉर्टेंट, बजाय इसके कि मैं 40 हाँ ना के साथ जीऊं। अगर हाँ हुआ तो मैं राकेश झुनझुनवाला बन जाऊं, और ना हुआ तो मैं एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी, मेरी भी स्टोरी दब जाएगी। तो क्या ये आपको पसंद है, क्या आपको ये चाहिए? ऐसा सोचना पहला पड़ाव होता है इन्वेस्टमेंट में। और अगर हम इसी तरह हम भी ट्रैक करते रहते हैं कि हाई रिस्क टेकर कौन लोग हैं, क्योंकि जो वो रिस्क ले रहे हैं उसके पीछे क्या राज है, क्या कैलकुलेशंस उन्होंने लगाई, इतना बड़ा रिस्क वो क्यों ले रहे हैं। मान लो कोई आदमी 2 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं दमानी जी, और सिर्फ 13 कंपनी में अपना पूरा निवेश, 2 लाख करोड़ 13 कंपनी के अंदर ठोक दिया, 13 बिजनेसेस में। राकेश झुनझुनवाला ने 45,000 करोड़ इनकी कंपनी ने सिर्फ 31 कंपनी में ताव लगा दिया, सिर्फ 31। आप देखिए, और यहीं पे एक दूसरी ओर के मोहन एंड एसोसिएट्स 105 कंपनी में पोर्टफोलियो लगाया है, 8,000 करोड़ है, इनके इनके मुकाबले पैसा भी कम है। बट आपको क्या लगता है ये देख के, आर के दमानी ने कैसा रिस्क लिया? ये 13 कंपनी में से अगर 12 कंपनी नहीं चली, 12 कंपनी नहीं चली, तो इनका 2 लाख करोड़ बिल्कुल कूड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इस 8,000 आदमी में जिसने 8,000 करोड़ दिया, इसकी 105 में से 50 कंपनी चल भी गई, तो 50 तो पक्का नहीं चलेगी, 50-50 भी अगर हम प्रोबेबिलिटी ले लें, या 60-30 भी ले लें, तो इस बेचारे का क्या होगा, 8,000 9,000 करोड़ बन जाएगा, दैट्स ऑल। तो इनकी ये कभी जिंदगी में 2 लाख करोड़ तो नहीं बना लेंगे। हाँ, 105 में से एक तुक्का लग भी गया तो बाकी के 99 उसे खींच के नीचे ले आएंगे। सो दोस्तों ये बात बड़ी समझदारी वाली है। तो जो लोग कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो पे काम करते हैं, एकदम फिक्स दांव लगा के काम करते हैं, उनको हम लोग हाई रिस्क टेकर कहते हैं। जो डाइवर्सिफाई करते हैं, उनको पता होता है कि मेरा एक चलेगा, दो नहीं चलेगा, और वो उसके लिए रेडी हैं। वो कहते हैं मुझे टोटल कंपोजिट रिटर्न, तो इनका आपको सीएजीआर 12 12.5 से ज्यादा नहीं दिखेगा, बहुत दिख जाएगा तो 15। और इनका सीएजीआर आपको हमेशा 30-40 दिखेगा, मगर वो तब जब दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो फिर कुछ नहीं दिखेगा। सो अल्टीमेटली ऑन अ पॉजिटिव साइड दे विल बी लाइक दिस, ऑन अ नेगेटिव साइड इट विल बी सो हर्टिंग कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे देख के कि ये लोग कैसे टॉलरेट करते हैं। सो दैट्स इज कॉल्ड द रिस्क एंड दिस इज कॉल्ड द रिवार्ड। नाउ व्हेन टुडेज एजेंडा, एज आई टोल्ड यू, हमें तो भाई अपना छोटा सा दुनिया में खुश है हम लोग, हमें अपनी म्यूचुअल फंड की दुनिया में बढ़िया फंड निकालने आना चाहिए।
आप लोगों को एलिमेंट ऑफ रिस्क किस म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या है ये समझा देना चाहिए और आपको समझ आ जाना चाहिए। आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमने कौन से टिपिकल फॉर्मूला या डेटा अपने पास रखा है जिसका इस्तेमाल करके हम निकाल लिया करते हैं। पढ़ते तो हम हैं ही हैं, लेकिन पढ़ने के अलावा हम कुछ कंप्यूटर के नंबर्स पे भी डिपेंडेंट हैं। तो दोस्तों वो नंबर्स हम कई जगह से खरीदते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं और फाइनली उसका एक विश्लेषण करके आप तक रखते हैं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि हमारा प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है। नाउ रिस्क आइडेंटिफिकेशन जब हम करके आपको आज दिखाएंगे तो मैं ये दोनों स्टेजेस कवर करने वाला हूं। सो उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम म्यूचुअल फंड का ही प्रचार करते हैं, तो जरा म्यूचुअल फंड की बात तो हो जाए कि म्यूचुअल फंड है क्या। जो लोग नए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये कि भाई हम म्यूचुअल फंड जब बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड कोई प्रोडक्ट नहीं है। हम इसीलिए अनबायस्ड बात हो, म्यूचुअल फंड इज लाइक अनबायस्ड प्रोडक्ट। वो जिधर चाहे उधर जा सकता है। म्यूचुअल फंड लेंडिंग कर सकता है, म्यूचुअल फंड इक्विटी वाला फंड ला सकता है, म्यूचुअल फंड गोल्ड सिल्वर खरीद सकता है। सो म्यूचुअल फंड इज फ्री टू डू एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन कि उसका पूल का मैंडेट क्या है। पूल मतलब उसने एक पूल बनाया और कहा कि सुनो अभिनेश, मैं बना रहा हूं एक टेक्नोलॉजी फंड, तुम लोग सब इसमें आके अपने अपने पैसे डालो और अपने क्लाइंटों को भी बोलो डालने के लिए। मैं इसमें से 1.5% पर ईयर खर्चा निकाल लूंगा और बाकी जो फायदा होगा तुम लोगों में बांट दूंगा आपस में। तो क्या रेडी हो? और अगर ये ऐसा बोलने वाला एक अच्छा फंड मैनेजर है, उसकी सेटअप बढ़िया है, उसकी टीम का स्ट्रक्चर्स एकदम फर्स्ट क्लास बना हुआ है, तो मैं फिर उसको पैसे दे दूंगा और या दिलवा दूंगा और उसके यूनिट्स खरीद के बैठ जाऊंगा। कल को ये यूनिट्स की एनएवी बढ़ेगी और मेरा ग्रोथ होगा, मैं आप लोगों को इस पूल से निकाल के दूसरे पूल में डाल दूंगा। एंड दैट इज द प्रोसेस एज ए डिस्ट्रीब्यूटर व्हिच वी डू। सो व्हाट एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारा काम क्या है? हम एक पूल से निकालें दूसरे में डालें, या हम आपको अलग अलग 4 5 10 पूल दिला दें और उन पूल्स के बेसिस पे हम बड़े जगह पे अपना हाथ साफ कर लें। तो जब बड़े जगह पे मतलब क्या हुआ, लाइक दिस पीपल, ये 13 शेयर के पूल पे बैठे हैं, ये 31 स्टॉक के पूल पे बैठे हैं, ये 105 के पूल पे बैठे हैं। हम भी इसी तरह जब आपको म्यूचुअल फंड दिलवाते हैं तो सबके अंदर कुछ ना कुछ स्टॉक्स, कुछ ना कुछ डेट, कुछ ना कुछ गोल्ड सिल्वर इस तरह होते हैं। हम ये टोटल जोड़ के आपका एक कंप्लीट पूल बनाते हैं और देखते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 50 60 100 200, और जो जो एरियाज है वो कवर हो गई कि नहीं। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क तो यही हो गया, खतरा तो यही कम हो गया। क्योंकि अगर मैं एक ही जगह एक दांव लगाता तो शायद आपकी पूरी लाइफ आपके लिए रिस्की दिखती। तो म्यूचुअल फंड मेक्स यू वेरी वेरी सेफ हेवन। बस अंतर ये हो जाता है कि अब हमें म्यूचुअल फंड में पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिस्क ले रहा है, यानी कौन सा घड़ा, कौन सा पूल कितना रिस्की है। ये बात जानना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक। And there are low risk mutual funds, there are high risk mutual funds, and we have to understand that. So risk return की probability पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो there are people जो अलग अलग तरीके की रिस्क लेते हैं और अलग अलग रिस्क से रिवार्ड लेते हैं। तो यहाँ पे इस चार्ट में आपको ज्यादा क्लैरिटी से ये मिल रहा है कि थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा अगर आपको, तो ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों में लगाती हैं, उसे कहते हैं लार्ज कैप फंड्स, वो सबसे कम रिस्क में आएंगी। और जो सेक्टोरल फंड है वो सबसे ज्यादा रिस्क में आएंगी। स्मॉल कैप टॉप में आएगा, म्यूचुअल मिड कैप ऊपर आएगा। अब जरा इस चार्ट से क्या समझ आता है एक लेमैन को समझ आता है कि अगर मुझे म्यूचुअल फंड चुनना हो और मुझे कोई एजेंट या मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर मुझे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बेच रहा हो, यानी वो मुझे ये कहना चाह रहा है कि सर आप रिस्क मत लीजिए, आप इत्मीनान से लगाइए, 10-12% आ जाएगा, आप हैप्पी रहिएगा, क्योंकि वो उसको रिस्क एक्सपोजर नहीं दे रहा है। लार्ज कैप फंड्स कभी भी रिस्क एक्सपोजर नहीं लेगा, वो हमेशा टाटा, बिरला, एस्टैब्लिश्ड बिग लार्ज एचडीएफसी, एसबीआई ऐसी कंपनियों में लेगा जिसके डूबने के या जिसके कुछ इनोवेटिव करने के कुछ भी चीज के चांसेस नहीं है। वो स्टेबल चलेगी हमेशा,
हमेशा स्थिर चलेगा, स्थिरता से चलेगा। तो जहां जहां पे कुछ सरप्राइजेस नहीं मिलेगी तो वो तो बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन ये जो स्मॉल मिड वगैरह हैं, ये हमेशा सरप्राइजेस के साथ आती हैं। छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, अचानक कुछ ऐसा चीज बनाने लगती हैं जो कोई और नहीं बना रहा होता। ज्यादातर ये एंसिलरी यूनिट्स होती हैं या बड़ी किसी कंपनी को सप्लाई कर रही होती हैं, और ऐसी सप्लाई कर रही होती है कि वो बड़ी कंपनी इसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती, है ना। जैसे टायर वाले के लिए कोई नट बना रहा है, तो कोई गाड़ी वाले के लिए स्टेयरिंग बना रहा है, तो कोई किसी किसी और जगह के लिए स्प्रिंग बना रहा है, कोई किसी चीज के लिए पाइप बना रहा है। यानी दे आर ऑलवेज द एड ऑन थिंग्स। तो ये बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं। बट होता क्या है, बहुत छोटी होती है इन साइज, यानी कम लोग इसके भागीदार होते हैं। मालिक के अलावा 4 5 10 50 शेयर होल्डर होते हैं। तो यहाँ पे ये चांसेस हैं कि जब आप बेचने आओ तो बिके ही ना। आपने इनका शेयर तो खरीद तो लिया, बट जब आप बेचने आए तो पता लगा कोई बायर ही नहीं है, क्योंकि ये सब्जी बाजार के हिसाब से समझे तो धनिया और मिर्चा है, धनिया और मिर्चा है। और ये जो लार्ज कैप है, ये आलू और प्याज है। तो आलू और प्याज आपको 100 किलो भी मंडी में चाहिए, आप खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेचने जाएंगे तो 100 किलो बिक भी जाएगा। बट धनिया आप खरीदने चले जाए कि मुझे 1 क्विंटल धनिया दे दो, तो पूरा बाजार हिल जाएगा। वो सब्जी बाजार में एकदम रौनक आ जाएगी। और जो जिस आदमी के पास जितना भी धनिया है वो रेट बढ़ा देगा, है ना, मार्केट भाग जाएगी एकदम से। सो चलिए, अब आपका आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि आपको यहाँ पे रिटर्न कम और यहाँ पे रिटर्न ज्यादा आना चाहिए। अगर मान लो इसमें से कोई रिटर्न, मान लो स्मॉल कैप आपने रिस्क लिया बट रिटर्न लार्ज कैप की ज्यादा आ गई, तो आप क्या समझेंगे कि भाई साहब ये रिस्क लेने का तो रिवार्ड ही नहीं मिला मुझे। तो जब कोई आदमी रिस्क ले रहा होगा तो ऑब्वियसली पहला लेमैन थ्योरी ये होना चाहिए कि आप ये शीट का पैटर्न देखें। आप देखें कि जो यहाँ पे चार्ट मैंने दिखाई है, इसके हिसाब से ये लास्ट रैंक आना चाहिए इन रिटर्न। मैं अब रिटर्न खोलने जा रहा हूं, और ये टॉप रैंक होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो लार्ज कैप लास्ट रैंक है, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो लार्ज कैप है 12.64% का रिटर्न दे रहा है। कब का? 10 ईयर्स का, 10 साल का। ये शीट देखिए। और स्मॉल कैप और मिड कैप एकदम ऊपर हैं, बिल्कुल ट्रू, ये भी सही जा रहे हैं, ये भी सही जा रहे हैं। बट ये गड़बड़ जा रहा है। यानी सेक्टर फंड को होना चाहिए था, जो कि सबसे रिस्की है, इसे कायदे से नंबर 1 पे होना चाहिए था। बट सेक्टर फंड में अगर हम बैंकिंग लें तो ऑलमोस्ट लास्ट पे है 10 साल में। यहाँ इंफ्रा है थर्ड पे, पीएसयू है फोर्थ पे। बट इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा रिस्क का रिवार्ड दे रहे हैं। मतलब रिस्क आप ले रहे हो, रिस्क आप इसमें भी ले रहे हो, रिस्क इसमें भी ले रहे हो, रिस्क इसमें भी। बट इन्होंने क्या किया, आपको जितना रिस्क आपने लिया उसके बदले में रिवार्ड एकदम टॉप का दिया। सो ये तो एकदम बेसिक लेमैन को समझ आ गया कि स्मॉल कैप मिड कैप हाई रिस्क रिवार्ड प्रोपोजिशन में फिट बैठते हैं। अगर हमने इसके साथ रिस्क लिया, मुझे रिवार्ड भी मिला, और अच्छा खासा रिवार्ड मिला। 16-15% इज अ डिसेंट रिटर्न। और लार्ज कैप ने बिल्कुल अपने अनुरूप ही रिटर्न दिया। अब कोई आदमी मान लो इन्वेस्ट किया था, अब देखिए कहां प्रॉब्लम होती है। म्यूचुअल फंड में जब कोई पोर्टफोलियो दिखाता है, मान लो आप में से कोई अपना पोर्टफोलियो एक्सरे कराने मेरे पास आए, और आप लेकर के आए, अविनेश जी जरा देखिए ना, मेरे एजेंट ने मुझे कुछ फंड दिया है। अब उसने, आपके एजेंट ने आपको लार्ज कैप दिया हुआ है, तो मैं देखते बोल दूंगा कि अरे तो बेकार फंड है सर, कहाँ इसमें है, ये देखिए स्मॉल कैप का रिटर्न, इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है, आप कहाँ फंसे हुए हो सर। तो बोलेगा हाँ यार, मेरा एजेंट ठीक नहीं निकला, आप ऐसा करो अविनेश जी, मुझे यहाँ स्विच कर दो। और सामने वाला आदमी कर भी देता है, और इसी में वाहवाही लूट लेता है। बट ये गलत है, ये गलत है। हो सकता है कि वो जो एजेंट ने इनको लार्ज कैप दिया, वो आपको जानता था, वो आपके नेचर के हिसाब से जब आपसे बातचीत हुई होगी, उसको लगा होगा कि इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए सर के साथ, उसने आपको एक स्टेबल इक्विटी फंड देना उचित समझा होगा। तो आज उसके बदले आप रिजल्ट आने के बाद उसे पेनलाइज नहीं कर सकते। आपको शुरू में अपना सिलेक्शन करना होता है। कल को ये अगर अब अदला बदली करते रहे कि नहीं नहीं जिसमें ज्यादा रिटर्न हो रहा है उसमें जाके कूद जाओ, तो फिर रिस्क का डिस्कशन ही बेकार है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि रिस्क प्ले नहीं हुआ, या रिस्क प्ले होने के बाद भी ये रिजल्ट आ गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये खराब है। ये अब आता है मेन मुद्दा
कि ये स्मॉल कैप और ये लार्ज कैप दोनों का सफर में अगर मैं आपको राइट 10 साल का फोटो खींच दूं, तो ये देखिए, ये स्मॉल कैप का फोटो है और ये लार्ज कैप की फोटो है। अब आप बताइए, आपका ये 12% अच्छा है या आपका 16 अच्छा है? अगर मैं सामने वाले को जब पाथ बताता हूं, पाथ कि ये कैसे 16 पहुंचा, तब वो झटके में आगे कहता है हाँ यार, नहीं नहीं, मेरे लिए ये पाथ अच्छा है या अच्छा नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी रिक्वायरमेंट। वो कह सकता है मुझे कि नहीं अभिनेश जी, ये वाला पाथ भी मेरे को मंजूर था, मेरे एजेंट ने मुझसे पूछा ही नहीं, वो उसने मुझसे ठीक से बात ही नहीं करी, मेरी काउंसलिंग ही नहीं हुई, तो इसलिए मजबूरी में मुझे लग रहा है उसने बिना पूछे मुझे यहां डाल दिया। भाई मेरे पास उम्र था, मेरे पास वक्त था, मेरा ये पैसा सरप्लस था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस ऊपर नीचे हो, मुझे तो अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए थी। मैंने उसे कहा था। तब तो ये बात गलत हो गई कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हो। तो ये बातें जो मैंने अभी अभी आपको कुछ पैटर्न बताई, यही डिस्कशन को कहते हैं रिस्क डिस्कशन विथ योर डिस्ट्रीब्यूटर। सो कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं। लोग पास्ट की पाथ नहीं देखते, लोग पास्ट की रिटर्न देख के कूदने लगते हैं और अपना डिसीजन बनाने लगते हैं। इसीलिए आज का जो मॉडर्न युग है वो सबसे ज्यादा लॉस कर रहा है। आप लोगों को ताज्जुब होगा जान के, हमें न्यूजन के इस ऐप वाले और डिजिटल वर्ल्ड से कोई चिढ़न नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है बेचारों की कि उनके पास सिर्फ पास डेटा है, पाथ डेटा नहीं है। और वो पास डेटा वो ऐप में देखते हैं, ये वाली शीट उनके सामने आएगी। आप बताइए कौन ऐसा क्लाइंट होगा जो ये वाला फंड नहीं चुनेगा, आंख बंद करके चुनेगा। और जब वो चुन लेता है क्योंकि उसको यही डेटा अट्रैक्टिव लगती है, तो बेचारा इस पाथ से जब गुजरता है और इस मुकाम पे आता है तो उसका दम टूट जाता है और वो परेशान हो जाता है। इसीलिए अभी सेबी ने एक रिपोर्ट निकाली, 90% पीपल हु हैज ज्वाइंड पोस्ट कोविड इन इंडिया, दे हैड एज बिलो 35, और उनके डीमैट और शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में जो एक्सपोजर हुए बहुत तेजी से हुए, बट उनमें से जो स्टे कर पाए वो एक तो 40-45% पीपल ओनली स्टेड, रेस्ट ऑफ देम क्लोज देयर एसआईपीज एंड इन्वेस्टमेंट। और जो स्टेट है उसमें से भी 95% लोगों, 90% लोगों को घाटा हुआ। सो व्हाई दीज थिंग्स हैपन? बिकॉज यू हैव नॉट सेलेक्टेड द राइट पाथ फॉर यू, यू हैव सेलेक्टेड द राइट रिटर्न फॉर यू, विच इज अ मिस्टेक। हम लोग ये नहीं होने देते हैं, इंश्योर करते हैं, और आज का जो सेशन है वो यही गलती करने से आपको बचाने जा रहा है। तो डिस्क्लेमर, मैं कुछ एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं। डिस्क्लेमर ये है कि मैं जो भी स्कीम का नाम यहां यूज करूंगा, जो भी शेयर का नाम दिखाऊंगा, सिर्फ इलिस्ट्रेशन पर्पस से है। आप उसको ये ना मान लीजिएगा कि ये आपका परचेज और रिडम्पशन का रिकमेंडेशन है। तो लेट मी शो यू सम गुड एग्जांपल। सो आई एम जस्ट टाइपिंग अ नेम which is a very famous good name, Franklin Templeton Infotech Fund। एक ऐसा फंड जो आईटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और टेक्नोलॉजी फंड है। इस घड़े का नाम है, इस गुल्लक का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। इफ यू सी द 3 year रिटर्न, अट्रैक्टिव। आपके मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आपने खोला है या आपने कहीं ऑनलाइन गूगल कर दी या चैट जीपीटी को डाल दिया, तो वो क्या बोलेगा, बेहतरीन फंड है, लीजिए, 3 साल में 23% का सालाना सीएजीआर। कौन मना कर देगा भाई? और चलिए और तो छोड़िए, हम 10 साल ले लेते हैं, 10 years, 10 years 16%, वेरी स्टेबल, फैंटास्टिक, नो नो इश्यूज एट ऑल। तो मुझे तो ये फंड बढ़िया लग रहा है भाई साहब। 5 साल में भी 17%, गुड। और तो और इसके अंदर की प्रोडक्ट देखते हैं जरा चल के। प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको क्या मिलता है कि इस घड़े ने जो पैसे लगाए हुए हैं, करीब 25 स्टॉक लगाए हुए हैं, 25 स्टॉक। और 25 में से नाम देखें तो इन्फोसिस, भारती, टाटा, टीसीएस, इटर्नल, पीबी, स्विगी, जेंसार, रेडजेन, मेक माई ट्रिप, सारे सारे अच्छे। आप बोलेंगे हाँ यार, ये तो जबरदस्त है यार, जबरदस्त, क्या पोर्टफोलियो है, इसमें तो पैसा ही पैसा बनेगा, मैं भी सोचता हूं इसी में लगाऊं। चलिए, कोई गलत बात नहीं है, आप लगा सकते हैं। बट कहीं आपकी सिलेक्शन कितने रिस्क में हो रही है ये आपको नहीं पता। आप बस लगा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना रिस्क आप लेने जा रहे हो। तो इसलिए पाथ देखना बहुत जरूरी है।
तो हम लोग पहले पाथ दिखाते हैं। लेट्स सी द पाथ। पाथ देखते समय आपके पास दो तीन चीजें हैं। एक तो इंपॉर्टेंट है कि आप ऑल देखें, पूरा पूरा लाइफ का पाथ देखें, तब आप समझ पाएंगे। जरा इस पाथ को समझते हैं कि ये पाथ क्या है, कब से शुरू हुई साहब। ये हुई है 1998। जरा डेट पे ध्यान दीजिएगा, 26 सितंबर 1998। ये 10 रुपए पे लॉन्च हुआ होगा। 10 रुपए मतलब एक यूनिट 10 रुपए की। तो अगर आपने 1 लाख लगाया तो आपके पास 10,000 यूनिट आ गए, और इस तरह से आपकी जीवन शुरू हुई होगी। 98 में 10 रुपए की ये चीज, ये देखिए क्या भागी है, और 2000 में क्या बन गया दोस्तों। 2000 में ये एनएवी बन गई आपकी जा करके, ये देखिए 390 रुपए। हाँ, 300% बन गया, मतलब बढ़ गया आपका पैसा। और जबरदस्त जबरदस्त ग्रोथ, 10 का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 रुपए समझ लीजिए, या 39 रुपीज की एनएवी हो गई। लेकिन ये 1-2 साल में जब हुआ होगा, और आगे का पिक्चर भूल जाइए, ये आगे का पिक्चर छोड़ दीजिए। आप ये मान लीजिए कि मार्केट में इतना ही दिख रहा होगा, ये जो लेफ्ट साइड का शीट है, जो बाएं साइड में जो आपको ग्रोथ दिख रही, उतना ही दिख रहा होगा ना। फ्यूचर तो अभी किसी के सामने आई नहीं होगी। नोबडी वुड हैव सीन प्रिडिक्टेड दिस फ्यूचर जो आज आपको दिख रहा है लाइन। हम बात करते हैं 16 अक्टूबर 2005 की, सॉरी 16 अक्टूबर 2000 की, या 13 फरवरी 2000, सॉरी दिस इज द राइट टाइम। हाँ, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आज हम सब के आंखों पे यही पर्दा दिख रहा है। और आप में से किसी से मैं पूछूं कि कहाँ पैसा लगाओगे, और आप मुझे बल्कि फोन करके कहते, इस समय अगर आप मेरे साथ काम कर रहे होते, कि अविनेश जी मुझे इसमें पैसा लगाना है, ये बहुत बढ़िया चीज है, बाजार में मेरे दोस्तों ने इसमें इतना बना लिया, मैं छूट गया, मेरा तो नहीं कुछ हो पाया। टीवी में यही दिखा रहा होता, कंप्यूटर में यही दिख रहा होता, अखबारों में यही छप रहा होता। और लोग, इवन आपको सच बताऊं, मैं इस समय नौकरी करता था, लोगों ने अपने मकान बेच के या कोलैटरल गिरवी रख के पैसे डालने शुरू कर दिए, ये सोच के कि अगर ऐसा हुआ कि ये 3 गुना हो जाएगा 2 साल में, 10 गुना हो जाएगा, यहां तो 300% भाग गया, तो मैं फिर अपना दूसरा मकान बना लूंगा। या फिर मैं ऐसा करता हूं कि मैं रिटायरमेंट का जो पैसा बचा है, मैं पूरा इसमें डाल देता हूं, 1-2 साल बाद निकालूंगा, और फिर उस पैसे से खूब जम के अय्याशी करूंगा, क्योंकि मेरा पैसा 5 गुना बढ़ जाएगा। तो लोगों ने रिटायरमेंट का पैसा, मंदिर का पैसा, फलाने का पैसा, पढ़ाई का पैसा सब डालना शुरू कर दिया, एंड दैट वाज कॉल्ड टेक बूम। और वो टेक बूम में जब फंसे हैं, देखिए लोगों का क्या हाल हुआ है। ये कितना है, 1 साल, 1 साल में 300% वाली चीज, यानी 39 रुपीज की चीज गिर के कहां आ गई, 1 रुपए 60 पैसा। यानी 10 रुपए की एनएवी, 1 लाख रुपए आपका बन गया सीधे सीधे 16,000। 1 लाख बन गया 16,000। और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है कितने लोग बच पाए होंगे। कई लोग तो कूद के मर गए, कई लोगों ने अपनी जीवन बर्बाद कर ली, क्योंकि उनको लगा कि ये है। अगर कोई रुक गया होता तो यहां पहुंच गया होता। और ये जो स्टोरी थी वो रुके हुए लोगों की है, ये उनकी है जिन्होंने अपना वक्त हड़बड़ाहट में डिसीजन नहीं लिया, गलती हो गई उनसे तो हो गई। और यह वो लोग हैं जिनकी कैपेसिटी थी ये रिस्क सहने की, जिनकी औकात थी ये रिस्क को एब्जॉर्व करने की, उनकी कोई जरूरत नहीं थी इस मुकाम पे, तो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, अभी रहने दो, मुझे तो पता है कि बिजनेस अच्छी है, और मुझे तो पता है ये कंपनियां का जो नाम तुमने बताया अभिनेश, ये तो सब चलेंगे ही, आज नहीं चलेंगे कल चलेंगे। तो लोग वो बच गए, वो लोग बच गए। तो पहला लेसन आपको क्या देना चाहता हूं यहां, लेसन 1, दैट अगर आपके पास वक्त है तो ये वॉलेटिलिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसको कहते हैं मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन इन इक्विटी इज ओनली डन बाय टाइम। टाइम, वक्त। तो इक्विटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बिजनेस जब आप किसी का खरीदते हैं, आपको बिजनेस को वक्त देना होता है, तब वो बिजनेस मल्टीप्लाई होता है, ग्रो होता है। दूसरा चीज जो रिस्क मिटिगेशन टूल है वो है डाइवर्सिफिकेशन। आपने क्या किया, टेक्नोलॉजी वाली ही सारी कंपनियां चुन ली थी, तो ये झटका मिला। अगर आपका ये फंड का नाम होता फ्रैंकलिन इंडिया डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, या कोई और डाइवर्सिफाइड फंड, तो शायद ये झटका नहीं मिलता। यहां एक ही सेक्टर था और वो सेक्टर ही बर्बाद हो गई, तो इसलिए आपका ये हालत हुआ। सो अल्टीमेटली
ये दो लेसन आपको इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और वक्त जरूरी है, तब बिजनेस से बड़ा वेल्थ बनाया जाता है। नाउ कितना वक्त हिस्ट्री कहता है कि अगर सेक्टर नहीं है, नॉन सेक्टर फंड है, तो 3 साल एक डिसेंट वक्त होता है मिटिगेट करने के लिए वॉलेटिलिटी। 3 से 5 साल में आप वेल्थ के पॉजिटिव साइड में श्योरली आ जाते हो, और 5 से ऊपर तो आप पॉजिटिव ही रहते हो, बशर्ते वो कंपनी चल रही हो और जिंदा हो, मर नहीं गई हो। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हेयर, कि जो दिख रहा है और जो पाथ है, दोनों में जबरदस्त अंतर है। तो ये था पहला लेसन आज का। अब हम चलते हैं अपने फाइनल पड़ाव पे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है, डू नॉट टेक रिस्क और टेक कैलकुलेटेड रिस्क। तो डू नॉट टेक रिस्क इज नॉट द आंसर, टेक कैलकुलेटेड रिस्क इज द राइट आंसर। तो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, टेक कैलकुलेटेड रिस्क, समझ के रिस्क को गले लगाओ, ताकि आपको कभी किसी से जलन ना हो, अपनी चीज के बारे में किसी से प्रॉब्लम ना हो, और आपको ठीक लगे, आपको लगे कि अच्छा है, मैंने जो किया है वो मैंने सोच समझ के किया है। एक आदमी जिसने 5 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस ली हुई है, वो सीना चौड़ा करके घूम रहा है, क्योंकि उसके माँ बाप बीवी बच्चे सब एकदम मस्त हैं। उसको पता है कि मैं ऊपर से कभी भी नीचे देखूंगा तो सब मुझे सुखी दिखेंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सालाना उसका 50,000 1 लाख प्रीमियम दे रहा है। लेकिन उसी का दूसरा कॉम्पिटिटिव दोस्त उसे बोल सकता है कि अरे क्या बेकार में 1 लाख रुपए दे रहे हो सालाना, 1 लाख की एसआईपी मैंने चलाई थी, 10 साल में तो देखो मेरा 65 लाख रुपए हो गया। लेकिन आपको इस तरह की बातें में तब वो आदमी डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर उसका ये प्रण पक्का है, उसका ये वादा पक्का है अपने आप से कि मेरे लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ग्रीड चाहिए या फियर को मिटिगेट करने का लॉ चाहिए। तो आपको फियर ज्यादा सताती है तो आप उसको मिटिगेट करने में पैसा खर्च करेंगे। अगर आपको ग्रीड ज्यादा सताती है, लालच आपके ऊपर ज्यादा हावी है, तो आप रिस्क लेंगे। सो हमको दोनों को कैलकुलेट करना दोस्तों जरूरी होता है। तो मैं रिस्क मेजरमेंट इज ऑलवेज डन विद सम बेंचमार्क। पहले तो ये है, रिस्क बिना बेंचमार्क का नहीं होता। यानी खतरा तो कितना खतरा, किसके मुकाबले कितना खतरा। जैसे म्यूचुअल फंड में या किसी भी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में सरकार अगर 6.25 दे रही है, तो ये आपका बेंचमार्क बन गया कि ये रिस्क फ्री रिटर्न है। हमको रिस्क फ्री रिटर्न से कितना ज्यादा रिस्क लेना है ये तय करना होता है। तो 6.25 के लिए कोई रिस्क नहीं लेना है, 12 के लिए हमको डबल का रिस्क लेना है। डबल मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी 0 रिस्क, आप 6% का एक्सेस रिस्क लेने जा रहे हो, तभी आपको 6% का एक्सेस रिवार्ड मिलेगा। तो ये जो आप लेना चाह रहे हो इतने में आपका ठीक है, या आपको नहीं, मुझे तो कम से कम इसका 3 गुना रिस्क लेना है, 3 6 18, मुझे 18 कमाना है, मुझे 3 टाइम्स ज्यादा रिस्क लेना है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेंचमार्क तो ये बन गया, और इस बेंचमार्क के हिसाब से ही रिस्क को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम जब प्रोडक्ट चुनते हैं आपके लिए, तो हम तय करते हैं हम कितना ज्यादा बेंचमार्क से रिस्क ले रहे हैं। और वो रेफरेंसेस सिर्फ बैंक एफडी नहीं होता दोस्तों, हमारे लिए बीएससी सेंसेक्स भी एक रेफरेंस है। बीएससी सेंसेक्स एक सेफ 30 शेयर का लिस्ट है। तो बीएससी सेंसेक्स यानी कि 30 बड़ी कंपनियां जो रिटर्न दे रही हैं, अगर मैं उतना रिटर्न दे दूं तो हम कहेंगे कि मेरे अल्फा इज इक्वल टू बीएससी। बट जैसे ही मैं इसको हरा दूं, इससे ज्यादा रिटर्न दे दूं आपके पोर्टफोलियो को इधर उधर से खरीद के बेच के, तो मुझे लगेगा कि मैंने एक्सेस कमा लिया। तो लोगों का बेंचमार्क क्या हो गया? बीएससी, निफ्टी, निफ्टी 100। उसी तरह जब स्मॉल कैप का कोई फंड या पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो अब निफ्टी के स्मॉल कैप के इंडेक्स को बेंचमार्क बनाएंगे। तो बेंचमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली, एग्जैक्टली सेकेंड लास्ट स्लाइड, ताकि आपको हम अब फाइनल शीट पे ले आए। एंड ये जो रेशियो का आज वादा था कि आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं एक लेमैन स्टाइल में। अभी तक मैंने थ्योरेटिकल ज्यादा बातें करी थी, अब हम नंबर्स पे आ जाते हैं, और आपको एक सेशन के इसी दौरान दिखाने वाले हैं कि कैसे कुछ नंबर्स, ये नंबर आपको निकालना नहीं पड़ेगा दोस्तों। एज पर द सेबी लॉ, हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को ये नंबर्स पब्लिश करने होते हैं अपने फैक्ट शीट पे, जो फैक्ट शीट उनकी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। हम लोग जैसी कंपनियां भी आपको
शेयर किया करती हैं अपनी न्यूज़लेटर वगैरह में, बट अगर आप नॉर्मली हमारा न्यूज़लेटर पढ़ते होंगे तो हमारा एक फैक्ट शीट जरूर आता है जिसमें ये सब नंबर्स शेयर्ड होते हैं। आज मैं उन नंबर्स में से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट नाम आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है, और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा रेशियो है जो इजीली अवेलेबल होता है, और वो बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो शेयर हो चाहे म्यूचुअल फंड एज ए होल हो, म्यूचुअल फंड ने अगर 10 जगह लगाया है तो वो म्यूचुअल फंड बन गया, और अगर कोई एक शेयर है तो शेयर है। हम हमारे लिए ये वर्ड दोनों के लिए सेम है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देखें तो ये बताता है कि एक चीज कितनी ज्यादा ऊपर और कितनी ज्यादा नीचे आती है। इस एवरेज को हम लोग, मान लो ये मेरा एवरेज बना, इस एवरेज को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। सो इससे क्या अंदाज लगता है, अगर किसी एक आप मान लो झूले में जाना चाहते हो एक पार्क में, और झूला वाला आपको कहता है सर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 15 फीट, तो आपको क्या समझ आया कि 15 फीट ये ऊंचा जा सकता है झूला, और 15 फीट नीचे आ सकता है। सो दैट इज द वोलेटिलिटी विच आई कैन एक्सपेक्ट। अब आपको लगा नहीं यार 15 फीट तो मैं सांस मेरी रुक जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा यार, तो आप मे भी मना कर दोगे, और या फिर आप कहोगे कि नहीं ठीक है मैं आऊंगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक आइडिया देता है कि क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बताया कि सर हिंदुस्तान लीवर का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12, 12 मतलब ये एक बार में, एक झटके में 12% तक गिरा है, गिर सकता है, और बढ़ने की इसकी औकात 12 है एक बार में। और ये है कंपनी एग्जीकॉम, इसका है 40, यानी ये 40% एक दिन में भाग सकता है और 40% गिर सकता है एक बार में। तो अब अल्टीमेटली आप अगर आ रहे हो कि मुझे पैसा बनाना है, अभिनेश आई वांट टू मेक मनी, आई वांट टू टेक हाई रिस्क बट हाई रिटर्न, हाई रिटर्न, और मैं आपको हिंदुस्तान लीवर पकड़ा दूं, तो कभी जिंदगी में हमारा आपका विचार ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको चाहिए था थोड़ा दौड़ता हुआ घोड़ा, और मैंने पकड़ा दिया आपको एकदम एक बहुत स्टेबल गाय। सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो अल्टीमेटली मैं ये वाला देना चाहिए था, बट रिजल्ट कुछ भी हो, don't look at the result in this chart, see how the chart behaves. So standard deviation is the extent of fall, and here you can see extent of fall. So अब ये एसडी अगर 12 है, क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड में है और ये शॉर्टर पीरियड में एक ही बार में 2025 में ही ये फॉल है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कम है। सो अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग म्यूचुअल फंड में इसी तरह सॉर्ट करते हैं। अभी मैं लास्ट में आपको शीट दिखाने जा रहा हूं। तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड आप लोगों के लिए, जो लोग भी पैसा बनाना चाहते हैं बैंक से ज्यादा, इन्फ्लेशन को हराना चाहते हैं, उनका उनका ग्रेटर देन 12 एसडी होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 12 से ज्यादा की एसडी वाले प्रोडक्ट ही आपको लेने चाहिए। रिस्क अब 12 से ऊपर कितना और कितना नहीं, दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन, बट 12 के नीचे अगर आपके प्रोडक्ट की एसडी है तो आप एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहे हैं, आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए। नाउ बीटा, बीटा बेंचमार्क के रेफरेंस में बात करता है। ये है निफ्टी। तो निफ्टी बैंक के सारे शेयर एक जगह जमा हो गए तो उसने 141% का रिटर्न दिया, 141 इन द पास्ट 5 इयर्स। और स्टेट बैंक जो उसी उसी ग्रुप का एक कंस्टिट्यूएंट है निफ्टी बैंक का, उसने 377% रिटर्न दिया उसी 5 इयर्स में। सो इसका मतलब स्टेट बैंक का जो बीटा है वो इससे करीब करीब 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका बीटा है 2.0, और 2.0 के हिसाब से 1 इज द स्टैंडर्ड, 1 इज द स्टैंडर्ड, यानी जितना मेरा बेंचमार्क बढ़ेगा मैं उतना ही बढ़ूंगा, दैट इज कॉल्ड 1। जितना मेरा बेंचमार्क गिरेगा मैं भी उतना ही गिरूंगा, दैट इज 1। अगर मैं उससे ज्यादा वाले में हूं तो यानी मेरा बेंचमार्क अगर किसी कारण से नीचे भी गिरेगा तो मैं उसी समय में बढ़ जाऊंगा। सो बीटा 1+ इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज अ ग्रोइंग मार्केट। व्हेन देयर इज अ फॉलिंग मार्केट, मार्केट नेगेटिव है, दुनिया भर में त्राही मची हुई है, तो आप लो बीटा प्रोडक्ट को प्रेफर करते हो। सो हम लोग यहाँ पे हाई बीटा प्रेफर करेंगे आज पॉजिटिव साइड में। तो 0.9 इज डिसेंट, 0.9 से नीचे का बीटा हम नहीं लेते, तो हम ग्रेटर देन 0.90। चलिए अल्फा, अल्फा जैसा मैंने कहा कि अगर बैंक में आ रहा है 8%,
और आपको मैं उस उतना ही रिस्क लेके, सेम जितना बैंक में आपने रिस्क लिया है, मैं उतना ही फिक्स डिपॉजिट और चीजें मिला के 12 आपको दिला दूं, तो मेरा अल्फा हुआ 4। सो बेंचमार्क से कितना ज्यादा मैं आपको रिटर्न दिला पा रहा हूं, उसे कहते हैं अल्फा। तो जैसे निफ्टी में अगर कोई आदमी जाता और निफ्टी का इंडेक्स खरीद लेता और उसे मिलता 121% रिटर्न 5 साल में, तो इसे वो कहते हैं इंडेक्स रिटर्न, निफ्टी का रिटर्न। बट अगर मैंने उसमें से छांट लिया कि सर निफ्टी बेकार है, उसमें 50 शेयर में से कई शेयर तो चलते भी नहीं है, सर आप इंटरग्लोब खरीदो, सर इंडिगो, मान लो मैंने ये दिलवा दिया होता और 340% का रिटर्न आ जाता, तो हमने निफ्टी से कितने का अल्फा आपको क्रिएट कर दिया, डबल का। सो ऑलमोस्ट इसको हम अल्फा कहते हैं। ऑन एनुअल बेसिस अल्फा को रिटर्न में कैलकुलेट किया जाता है। तो अल्फा शुड बी 4%, इज ए डिसेंट गुड। 4% के अल्फा में हम इन्फ्लेशन को हरा लेते हैं। 4 से ज्यादा कितना भी अल्फा में जनरेट कर दूं, इट इज गुड फॉर यू। सो you should always look at annual 4% plus alpha. Now, when it comes to Sharpe, Sharpe is the second last ratio, wherein हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में रिस्क लिया तो रिवार्ड क्या मिला। तो अगर मैंने मार्केट में रिस्क लिया, जैसे कि निफ्टी 50 इज लेस रिस्कियर, एंड आईटी, इंफोटेक टेक्नोलॉजी के जो निफ्टी है, जिसमें केवल आईटी कंपनी के शेयर हैं, ज्यादा रिस्की हैं, क्योंकि इसमें एक ही इंडस्ट्री है, इसमें 50 टॉप कंपनियां हैं। तो मैंने ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन लेकर के 121% बनाया। बट यहां पे मैंने कंसंट्रेटेड रिस्क लिया, सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में पूरा दांव लगाया और सिर्फ 5% बनाया। दैट मीन्स मैंने रिस्क लिया भी और मुंह के बल भी गिर गया। कुल मिला के मैं फरारी में बैठा कि मैं जल्दी दिल्ली पहुंचूंगा, और मैं पहुंचा 8 घंटे में ही। तो रिस्क लेने का फायदा क्या हुआ मेरा, ठीक है। वरना फरारी 200 किलोमीटर की स्पीड से चल के मुझे 3 घंटे में पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन मैं बैठा भी फरारी में ये सोचते हुए कि चलो एक्सीडेंट के चांस हैं, हाई स्पीड में दौड़ेगी, खूब उछलेगी, मेरे मेरे को तबीयत भी खराब हो सकती है, बट फिर भी मैं 8 घंटे में दिल्ली पहुंच रहा हूं भाई, तो बेकार है। तो शार्प शुड बी 1 से ज्यादा का शार्प होना चाहिए, तब आएगा मजा। इसका मतलब जितना मैं रिस्क ले रहा हूं उतना रिवार्ड है। मान लो किसी जगह यहां आग जल रही है, और यहां से लेके यहां तक आग जल रही है, और आपको बोला जाए दौड़िए, इस आग के ऊपर चलिए, तो हम पूछेंगे भाई उस पार रखा क्या है। कोई बोलेगा 1 किलो पीतल, तो मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं बोलूंगा छोड़ो यार, पांव जलाने का फायदा क्या हुआ मेरा। और यहाँ पे बोल रहा है इस आग पे आप चलेंगे तो यहाँ पे जाके मिलेगा 1 किलो सोना, हम बोलेंगे हाँ ये बात सही तुमने कही, चलो अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस पे दौड़ता हूं, क्योंकि 1 किलो सोना मिल जाएगा, पाँव वाव जलेगी तो थोड़े दिन में सूख जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो रिस्क का रिवार्ड क्या है ये तय करता है कि मैं वो रिस्क लूंगा या नहीं लूंगा। तो शार्प आपको पहले ही बता देता है कि भाई साहब इसका रेशियो शार्प का बहुत खराब है, इसमें रिस्क लेने का फायदा नहीं है। उसी तरह सोटिनो, सोटिनो ईयर बैग है। आई एम सॉरी बट मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मूला आप लोग को गूगल करना होगा या टेक्निकल पढ़ना हो तो और पढ़िएगा, हम तो सिर्फ ब्रॉड नाम का मतलब बता रहे हैं। सोटिनो रेशियो जो होती है वो 2 से शुरू होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 इज गुड, लेस देन 2 इज बैड। सोटिनो कहता है कि अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो एयर बैग खुल के क्या लोग बचे या मर गए। 2 और 2 से ज्यादा सोटिनो आ रहा है, मतलब जब जब एक्सीडेंट हुआ उस कंपनी ने या उस बिजनेस ने या उस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो ने अपने आप को बचा लिया और वहां से आगे तरक्की कर ली। तो ग्रेटर देन 2 इज इंपॉर्टेंट। यहां पे एग्जांपल देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री, कई बार यहां से यहां तक उसके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां पे दिक्कत बहुत बड़ी आई थी, फिर उसके बाद आई दिक्कत, लेकिन अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट यह है कि उसने ऑल टाइम ये रिटर्न दिया। उसी तरह यस बैंक को भी दिक्कतें आई, ये भी उसी तरह चला, यहां दिक्कत आई, बट ये दिक्कत ऐसी स्लिप हुई कि यहां के बाद धराशायी हो गया। तो आप देख रहे हो सेम रिलायंस जैसा चला, बट रिलायंस ने अपनी दिक्कत को संभाल लिया और ये नहीं संभाल पाए यहां। तो अल्टीमेटली इनका सोटिनो इज बैड, इनका एयर बैग नहीं खुला, इनका एयर बैग खुल गया। सो दैट इज कॉल्ड सोटिनो। एंड हाउ वी मैनेज योर पोर्टफोलियो, हम आपके लिए काउंसलिंग करके सबसे पहले आपका रिस्क प्रोफाइल तय करते हैं। हम समझ जाते हैं आपकी प्रोफाइल क्या है, उस प्रोफाइल में आपको फिट करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट एलोकेट करते हैं, फिर हम आपका रेगुलर ट्रैकिंग भी करते हैं।
तो कैपेसिटी, टॉलरेंस और ऑब्जेक्टिव, ये हमारा फाइनल 3 वर्ड होता है। यानी आपकी औकात क्या है, आपका दर्द कितना सहने का शक्ति है, और आपकी ऑब्जेक्टिव यानी कहां जाना है। तीनों का मिश्रण से बनता है आपका 30 पॉइंट का रिस्क स्कोर। जिनको भी अपना रिस्क स्कोर नहीं पता है, हमारे यहां मांगिए अपने रिलेशनशिप मैनेजर से। आप सभी का रिस्क स्कोर ऑलरेडी मेरे यहां डिसाइडेड होता है, मेरे सिस्टम के अंदर डला होता है। हमारी पोर्टफोलियो उसी से गवर्न होती है। अगर आपका रिस्क स्कोर ही गलत है तो फिर तो आपकी पोर्टफोलियो ही गलत होगी भाई, फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट अगर आपका रिस्क स्कोर मान लो कंजर्वेटिव है, मॉडरेट है, और आप हमसे लड़ रहे हैं कि आपने मुझे अविनेश जी वो वाला फंड नहीं दिया जो 40% भाग गया, तो हम कहेंगे भाई वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो 40 भाग गया, वो चांस थी, हमें नहीं लेना था वो चांस आपके साथ, क्योंकि आप हमारे मॉडरेट पोर्टफोलियो, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में हो। तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपना एटीट्यूड। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, आपको किसने कहा मैं मॉडरेट हूं, मैं तो वेरी एग्रेसिव था, मैंने पहले ही कहा था ये पैसा मेरे दादाजी का है, मेरा उड़े तो उड़े, ना उड़े तो कोई बात नहीं, मुझे इससे घर वर नहीं चलाना है भैया, आप लगाइए अविनाश जी इसको खुल के। तो भाई फिर हम प्रोडक्ट चेंज करेंगे। सो इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि अपने आप से ट्रू रहिए। आप कौन सा रिस्क लेना चाहते हैं इसका बात आप तय करिए। अपना रिस्क असेसमेंट मार्केट के हिसाब से मत करिए। जब बाजार चल रही है, जैसे जब बाजार ऊपर भाग रही है और मैं किसी से पूछता हूं ना, आपका कैसा लगता है, आपको जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए? हाँ हाँ, अरे लीजिए लीजिए अविनाश जी रिस्क लीजिए, मेरे लाइफ में सब ठीक है, वो उस समय हाँ हाँ कर देता है। और जब बाजार गिरने लगता है वही आदमी तुरंत फोन करता है, क्या बात कर रहे हो यार, कहाँ लगवा रखा है यार अविनाश जी, गिरे ही जा रहा है, हमें तो लग रहा है निकाल दो, मैं जी नहीं पाऊंगा यार, छोड़ो यार, उससे अच्छा तो बैंक एफडी, इतना तो मैं बैंक एफडी में कमा लेता। अरे भाई, तो इस समय तुम्हारी कोई और विचार थे, इस समय कोई और विचार, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो लर्निंग बहुत जरूरी है। आप मार्केट को देख के अपना विचार बनाएंगे ना तो कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेंगे, हमेशा ही आपका पोर्टफोलियो थर्ड क्लास बना रहेगा। So please be strong, be true to yourself and make your portfolio according to your own assessment. और ये समझ जाइए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रूल ऑफ 72 क्या कहता है। 12% रेगुलर इज मच बेटर देन 40 -20 30 -45। ये पैटर्न से मच बेटर है ये पैटर्न। सो आपको कंसिस्टेंसी में इन्वेस्ट करना है तो ये ग्राफ है, और आपको वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट करना है तो ये ग्राफ है। दोनों में इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी एसआईपीज हमेशा वॉलेटाइल में डालिए ताकि आपको एवरेजिंग का ज्यादा फायदा हो, और लमसम्स आप हमेशा स्टेबल में डालिए। तो दोनों मिला के आपका एक बड़ा मिश्रण गुड पोर्टफोलियो क्रिएट होता है, एंड दैट्स व्हाट वी डू। तो हम आज को ये हमारे नंबर्स हैं, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। मैं आपको लास्ट 1 मिनट के लिए खाली ये स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, अदरवाइज आप लोग जो भी ज्वाइनीज हैं उनको तो आ ही गया होगा डिटेल्स। मैं एक एक्सेल सीट आपको फाइनल दिखा के इस सेशन को एंड करने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या करनी थी, मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चुनना है, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन चुना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये Z2A, जितने ये ब्लैंक वाले हैं मैं इसको A to Z कर दूं। ब्लैंक वाले का मतलब जिनका 1 साल नहीं हुआ है, जिनका 1 साल नहीं हुआ होता है जनरली हम लोग उसको प्रेडिक्शन स्कोर से बाहर रखते हैं, उसको हम एनएफओ यानी न्यू फंड की तरह ट्रीट करते हैं। उसका इवैल्यूएशन हमेशा हम 1 साल के बाद शुरू करते हैं, 1 ईयर प्लस, क्योंकि जब नंबर्स ही नहीं होंगे तो रेशियो सही से आपके लिए बातें नहीं करेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे शॉर्ट किए 40 की स्टैंडर्ड डिविएशन, 40 की यानी 40% लेके डूब सकता है और 40% देके आपको वापस भी कर सकता है। आपको ये प्रोबेबिलिटी का पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। तो इस प्रोबेबिलिटी में अगर कूदना है, आपके पास कोई ऐसा फंड है जो आप एक्चुअली स्टेक लगाना चाहते हैं एट अ रिस्क, आप सोचते हो कि चलो यार कुछ नहीं, ये 10,000 रुपए गए तो गए, बट आ गए तो बहुत अच्छा आ जाएगा, तो वैसा आपके पास कोई फंड है, तो हमेशा ध्यान रखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते समय ये देखिए कि ये रुपया डूब सकता है, ये मिल सकता है, ऐसा लालच के साथ आएंगे तो दिक्कत होगी। आप ये सोच के आओ कि ये 40% लगता है मेरा घुस सकता है, ये 38% घुस सकता है, ठीक है, आई कैन टॉलरेट 40, चलो चलो लेट्स अविनेश मुझे ये हैंगसेंग वाला दे दो फंड। तो आपको ये फंड देते समय मुझे ये पूछना जरूरी होता है कि दिस मच इज द लूजिंग अमाउंट एट वन गो। क्या आप रेडी हो? साल में 2 बार हुआ तो 80% घुस जाएगा, ये समझ लीजिए। एक इवेंट, एक कोई इवेंट कौन सा जो इस वाले फंड के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दे, मे बी पॉलिटिकल, मे बी ग्लोबल, मे बी सेंट्रल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप उसके लिए तैयार हो उस रिस्क के लिए तो भाई है, और अगर उसने प्ले नहीं किया तो मोटा रिटर्न है सर आपके हाथ में।
तो लोग इसको देख के तय करते हैं। मेरे लिए आइडियली जैसा मैंने कहा 15 के नीचे देने का कोई फायदा नहीं है आपको, तो मान लो मैं यहाँ से इस लिस्ट को सॉर्ट कर देता हूँ और यहाँ से जाके फाइनली बाहर आ जाता हूँ। सो दिस इज द वे विच वी ट्राई। नाउ शार्प रेशियो मैंने कहा जो मुझे रिस्क का रिवार्ड नहीं दे रहा उसको तो भाड़ में जाए, मुझे पूछना भी नहीं है उसे। तो जो मुझे 1 के नीचे या 0.9 के नीचे दे रहा है तो मैं उस तरह के फंड को दूं ही क्यों, जहां मुझे रिस्क का रिवार्ड ही नहीं मिल रहा, मैं क्यों जाऊं उसके यहाँ भाई। सो दैट इज द वे। तो वो फंड मैनेजर की एबिलिटी को दर्शा रहा है या उस फंड के उसको दर्शा रहा है, तो मैं उसको हटा दे रहा हूं। सो दैट्स द वे वी फाइनली फिल्टर्ड। तो यू सी वी आर नाउ हियर। और सॉर्टिनो मुझे 2 के ऊपर ही चाहिए, तो सॉर्टिनो को भी उसी तरह मैंने कहा जो 2 के नीचे जिसकी सॉर्टिनो है 2 पॉइंट से नीचे उसको भगाओ। तो हमने कहा भागो, ये सब लोग बाहर चले जाओ। सो अल्टीमेटली मेरे पास एक लिस्ट ऑफ फंड क्रिएट होता है विच इज देयर, एंड देन वी टॉक अबाउट कि इसमें से इंटरनेशनल नैस्डैक लगाना है कि नहीं, माइनिंग लगाना है कि नहीं, या इंडिया में लगाना है कि बाहर में लगाना है। इसमें सब आ गए, ऑल लिस्ट आ गए। बट हम लोग जनरली इंटरनेशनल थोड़ा अवॉइड करते हैं विद लीस्ट क्वांटिटी, तो फिर हम इसका दूसरा फिल्टर इंडियन बनाएंगे। दैट्स द वे वी डू थिंग्स। तो चलो, तो दोस्तों ये तो आपको समझ आ गया। और आज का सेशन जैसा मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा मोर ऑफ अ डिस्कशन सिस्टम पे बेस्ड था। एंड वी आर हियर एंड वी आर थ्रू। चलो ठीक है मोहित, ओके, बाय बाय। Thank you so much. Thank you everybody. Yeah, bye.